दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर संगीता की आवाज़ में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। आज की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाने में लगा दी। और जब उसी बेटे के घर में उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा तो उस माँ ने कुछ ऐसा किया कि बेटे और बहू की आत्मा तक कांप उठी। दोस्तों, कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि असली मोड़ तो अंत में आता है और वही मोड़ आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमाचल की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। उसी गांव की आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के साए में एक पुराना सा मिट्टी का घर था और उस घर की दहलीज पर रोज़ सुबह एक बुजुर्ग औरत बैठी मिलती थी। 70 साल की सावित्री देवी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखों में एक अजीब सी थकान, मगर उन्हीं आंखों में कहीं गहरे एक पुराना नूर भी छिपा था। उस नूर की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। सावित्री देवी सुबह उठती, चूल्हे पर 2 रोटियां सेकती, थोड़ी सी दाल या साग बनाती और फिर सारा दिन उसी दहलीज पर बैठकर रास्ते को निहारती रहती, जैसे किसी के आने का इंतज़ार हो, मगर आता कोई नहीं था। उनके पति राम स्वरूप जी इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके थे। और दोस्तों, सावित्री और राम स्वरूप की जोड़ी कभी पूरे गांव में मिसाल हुआ करती थी। जरा पीछे चलते हैं। जब सावित्री इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब वो सिर्फ 18 साल की थी और राम स्वरूप एक मामूली खेत मजदूर थे। पैसा नहीं था, मगर प्यार इतना था कि गरीबी भी अमीर लगती थी। राम स्वरूप रोज खेत से लौटते वक्त रास्ते से एक गुलाब का फूल तोड़ कर लाते और चुपके से सावित्री के जूड़े में लगा देते। सावित्री शर्मा जाती और कहती, अब इस उम्र में ये नखरे शोभा नहीं देते। और राम स्वरूप हंसकर कहते, सावित्री, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जब तक मेरी सांस है ये गुलाब रुकेगा नहीं। दोस्तों, वो प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो उनके हर काम में झलकता था। जब उनका इकलौता बेटा राघव पैदा हुआ तो दोनों ने कसम खाई कि चाहे खुद भूखे सो जाएं, मगर बेटे को इतना पढ़ाएंगे कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने। और दोस्तों, इस सपने के लिए उन दोनों ने जो त्याग किया वो सुनकर आपका दिल भर आएगा। सावित्री ने अपने हाथों के सोने के कंगन बेच दिए ताकि राघव की किताबें आ सके। रामस्वरूप दिन में खेत में काम करते और रात में पास के शहर की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते ताकि बेटे की फीस भर सके। ठंड की रातों में जब रजाई एक ही होती तो दोनों उसे राघव को उड़ा देते और खुद एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठिठुरते हुए रात काट लेते। और दोस्तों, उस त्याग का फल मीठा निकला। राघव पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने दिन रात मेहनत की और एक दिन वो खबर आई जिसका इस परिवार ने बरसों इंतजार किया था। राघव का चयन एक बड़े सरकारी अफसर के पद पर हो गया। जिस दिन यह खबर गांव पहुंची, राम स्वरूप जी रोते रोते हंस रहे थे और सावित्री ने पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए। उस रात राम स्वरूप ने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, सावित्री, अपने हिस्से का सुख तो हमने अपने बेटे पर वार दिया। अब बुढ़ापे में बस इतना चाहिए कि अपने बेटे और उसके बच्चों के बीच आखिरी सांस ले। मगर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राघव की शादी हुई, वो शहर चला गया और कुछ ही साल बाद राम स्वरूप जी एक रात सोते सोते इस दुनिया से चले गए। सावित्री की दुनिया उस एक रात में उजड़ गई। जो हाथ 45 साल तक उनका सहारा था वो अचानक छूट गया। उस दिन से सावित्री देवी अकेली हो गई, उसी पुराने घर में उन्हीं यादों के साथ उसी दहलीज पर बैठकर रास्ता निहारती हुई। दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक सुबह जब सावित्री देवी रोटी और चाय लेकर बैठी ही थी, तभी उनके पड़ोसन शांति काकी आ पहुंची। शांति काकी ने पूछा, कैसी हो सावित्री बहन, तबीयत ठीक रहती है? सावित्री ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तबीयत का क्या है बहन, ये तो उम्र का तकाजा है। बीमारियां अब साए की तरह साथ चलती हैं, पर सबसे बड़ी बीमारी तो ये अकेलापन है।
जो अंदर ही अंदर खा रहा है। शांति काकी खाट पर उनके पास बैठ गई और बोली, सावित्री, मैं कब से कह रही हूँ तू शहर अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती। तेरा राघव तो इतना बड़ा अफसर है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, वहाँ तू रानी बनकर रहेगी। यहाँ इस सूने घर में अकेले बैठे बैठे क्यों खुद को घुला रही हैं। सावित्री ने एक लंबी सांस ली और बोली, बहन, सोचती तो मैं भी रोज़ यही हूँ। कल राघव का फ़ोन आया था, कह रहा था अगले हफ्ते आएगा। इस बार जब आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल। अब इस घर में सांस घुटती हैं। आखिरी दिन अपने बेटे बहू और पोते पोती के बीच बिता लूँ, बस यही आखिरी इच्छा है। दोस्तों, ये बूढ़ी माँ नहीं जानती थी कि जिस घर को वो अपना समझकर जाने का सपना देख रही है, वहीं उसके इंतज़ार में एक ऐसा तूफान खड़ा है जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक 5 दिन बाद एक चमचमाती सफ़ेद गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई आ रुकी। गाड़ी से उतरा राघव, सूट बूट में, गले में महंगा चश्मा, चेहरे पर अफसरी का रोब, मगर माँ को देखते ही वो रोब पिघल गया। राघव दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। सावित्री की आंखों से आंसू की धार बह निकली। बेटे को इतने महीनों बाद देखकर माँ की सारी बीमारी, सारी कमजोरी जैसे एक पल में हवा हो गई। दोस्तों, माँ की ममता देखिए। राघव अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि सावित्री रसोई की ओर भागी। बोली, बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, पूरी, हलवा और तेरी मनपसंद कढ़ी। मगर अब सावित्री के हाथ पहले जैसे नहीं रहे थे। आंखें कमज़ोर हो चुकी थी। आटा गूंथते वक्त पता ही नहीं चला कि कितना पानी डल गया। पूरियाँ कहीं से मोटी, कहीं से पतली बनी, और जब कांपते हाथों से उन्होंने पूरी को गर्म तेल में डाला तो तेल के छींटे उनके हाथ पर आ गिरे और छाले पड़ गए। सावित्री दर्द से सिसक उठी। राघव दौड़ कर आया और माँ के हाथ पर ठंडा पानी डालने लगा। सावित्री शर्मिंदा होकर बोली, क्या करूँ बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव साथ नहीं देते। आंखें भी जवाब देने लगी हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी सेक लेती हूँ, पर तेरे लायक खाना भी ढंग से नहीं बना पाई। राघव की आंखें भर आई। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अम्मा ऐसा मत कहो, आज इतने सालों बाद तुम्हारे हाथ की पूरी खा रहा हूँ। इससे स्वादिष्ट खाना दुनिया की किसी रसोई में नहीं बना। और दोस्तों, माँ का दिल रखने के लिए राघव आधा अधूरा पेट भरकर ही उठ गया। उसी रात राघव ने एक फैसला किया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ शहर चलोगी, मेरे घर में, मेरे बच्चों के बीच अपने पोते पोती के साथ रहोगी। सावित्री की आंखों में जैसे बरसों बाद चमक लौट आई। वो मना नहीं कर पाई। अगली ही सुबह गांव वालों को आंसुओं की भरी विदाई देकर सावित्री देवी अपने बेटे के साथ शहर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोचती रही, बूढ़े रामस्वरूप, तुम्हारी आखिरी इच्छा आज पूरी हो रही है। अब मैं अपने बेटे के घर में आखिरी सांस लूँगी। मगर दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि वो जिस घर को स्वर्ग समझ रही थी, वहाँ उनके लिए नर्क की आग पहले से सुलग रही थी। शहर पहुँचते ही जैसे ही राघव की गाड़ी आलीशान बंगले के गेट पर रुकी, सावित्री की आंखें फैल गई। इतना बड़ा घर, बगीचा, झिलमिलाती बत्तियाँ। मगर दोस्तों, जैसे ही वो अंदर पहुँची, स्वागत की गर्माहट की जगह एक बर्फ़ जैसी ठंडक ने उनका स्वागत किया। राघव की पत्नी निशा, पढ़ी लिखी, आधुनिक और बेहद घमंडी औरत, सास को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। बड़े ही बेमन से मुंह बनाते हुए उसने सावित्री के पैर छुए और जैसे ही पैर छुए झट से पीछे हट गई, जैसे किसी अछूत को छू लिया हो। पोता और पोती भी आए, हाथ जोड़कर नमस्ते दादी कहा और बिना एक पल रुके, बिना एक बात किए अपने कमरे में चले गए। सावित्री समझ गई कि बच्चों को भी सिखा पढ़ाकर रखा गया है। तभी रसोई से निशा की कड़कती आवाज़ आई। वो काम वाली बाई कमला से कह रही थी, पीछे वाले स्टोर रूम से सारा कबाड़ बाहर निकालो और वहाँ अम्मा जी का बिस्तर लगा दो, और हाँ, खिड़की बंद रखना वरना बदबू बाहर आती है। दोस्तों,
ये सुनकर सावित्री देवी के पैर जमीन में गड़ गए। जिस बेटे को उन्होंने राजकुमारों की तरह पाला था, उसी के घर में उन्हें स्टोर रूम मिल रहा था। फिर निशा ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए सावित्री से कहा, बैठ जाइए अम्मा जी, चाय पियेंगी? सावित्री ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कमला चाय और नाश्ता लेकर आए। अकेले बैठकर उदास मन से चाय के घूंट भरते हुए सावित्री सोचने लगी, क्या मैं सिर्फ इस एक कप चाय के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी? दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ सावित्री देवी की उपेक्षा का वो सिलसिला जो दिन ब दिन गहरा होता चला गया। निशा का बेटा होने के बावजूद राघव सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता और देर रात लौटता। दिन में बस एक बार फ़ोन पर माँ का हालचाल पूछ लेता, मगर माँ के पास बैठकर 2 घड़ी बात करने का वक्त उसके पास नहीं था। निशा तो सावित्री से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पोते पोती को दादी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो निशा ने पहले ही समझा दिया था कि दादी गंवार हैं, उनसे दूर रहना। दोस्तों, इस सूने महल में सावित्री देवी की एकमात्र साथी थी वो काम वाली बाई कमला। कमला भी एक दुखियारी औरत थी। उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी और वो अकेली अपने 2 छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। कमला सावित्री के अकेलेपन को समझती थी। काम करते करते वो कभी अपना दुख बांट लेती तो कभी सावित्री का दुख सुन लेती। दोनों एक दूसरे के लिए तसल्ली का सहारा बन गई थी। मगर निशा को सास और बाई की ये नज़दीकी एक आंख नहीं भाती थी। वो ताने मारती, जैसा अपना स्तर होगा वैसे ही लोगों से बातें करेंगी। पूरे शहर में बस यही काम वाली बाई मिली थी बात करने के लिए। न जाने कहाँ से ये गंवार आकर मेरे सिर पर बैठ गई हैं। दोस्तों, ये कड़वे ताने सावित्री के दिल में तीर की तरह चुभते थे, मगर वो अपमान के घूंट चुपचाप पी जाती, किसी से कुछ ना कहती। एक दिन कमला काम पर नहीं आई। सावित्री बेचैन हो उठी। आखिर उनकी एकमात्र साथी तो वही थी। बड़ी मुश्किल से वो दिन काटा। अगले दिन जब कमला आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ बेटी, कल क्यों नहीं आए? कमला फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, अम्मा जी, मेरे छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा है निमोनिया है। फ़ौरन इलाज नहीं हुआ तो जान को खतरा है, पर इलाज का इतना खर्चा है कि मेरे बस का नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं, कहां से लाऊं इतने पैसे। दोस्तों, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। सावित्री से कमला का दुख देखा नहीं गया। उन्हें अपना राघव याद आ गया, जब वो छोटा था और बीमार पड़ता था। अगली सुबह जब राघव ऑफिस जाने से पहले माँ से मिलने आया तो सावित्री ने झिझकते हुए कहा, बेटा, कमला की थोड़ी मदद कर दे, उसका बच्चा बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दे। राघव जल्दी में था। उसने कहा, अम्मा, मुझे देर हो रही है, मैं निशा से कह देता हूँ, वो आपको पैसे दे देगी। और ये कहकर वो निकल गया। मगर दोस्तों, थोड़ी ही देर में निशा पैर पटकते हुए सावित्री के कमरे में आए और बरस पड़ी, क्यों अम्मा जी, हमने आपकी कौन सी कमी छोड़ दी जो आपको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी, और वो भी एक काम वाली बाई के लिए। ये काम वाली हर महीने तनख्वाह लेती हैं, इससे ज़्यादा एक फूटी कौड़ी भी मैं किसी पर नहीं लुटाऊंगी। और हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए, अपने काम से काम रखिए वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने कमला को भी खूब फटकारा। बहू का ये रूप देखकर सावित्री पत्थर बनकर रह गई, मगर एक माँ का दिल किसी मजबूर विधवा का दर्द देख नहीं सकता था। उसी रात जब सब सो गए, सावित्री ने अपने संदूक से वो चीज़ निकाली जो उनके पास सबसे कीमती थी, अपनी सोने की अंगूठी। वो अंगूठी जो रामस्वरूप जी ने अपनी पहली मजदूरी से उन्हें बनवा कर दी थी। 45 साल से वो अंगूठी सावित्री के उंगली से कभी अलग नहीं हुई थी। वो उनके प्यार की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह सावित्री ने वो अंगूठी कमला के हाथ में रखते हुए कहा, बेटी, इसे बेच देना और अपने बच्चे का इलाज करवा लेना। कमला हाथ जोड़कर बोली, नहीं अम्मा जी, ये मैं नहीं ले सकती, ये तो बाबूजी की निशानी है। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मेरे रामस्वरूप का प्यार किसी निशानी का मोहताज नहीं। उनका आशीर्वाद आज एक बच्चे की जान बचाएगा।
तो उनकी आत्मा सबसे ज़्यादा खुश होगी। ले ले, मना मत कर। दोस्तों, कमला रोते हुए वो अंगूठी ले गई और अपने बेटे का इलाज करवाया। बच्चा बच गया, मगर कमला ने मन में ठान लिया कि वो एक स्वाभिमानी औरत है और एक दिन जरूर इस माँ का ये कर्ज चुकाएगी। दोस्तों, अब कहानी एक भयानक मोड़ की ओर बढ़ती है। निशा को सावित्री देवी शुरू से ही आँख की किरकिरी लग रही थी। वो अक्सर राघव से कहती, अम्मा जी को यहाँ अच्छा नहीं लगता, आप उन्हें वापस गांव छोड़ आइए। मगर राघव अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। जब सीधी बात से काम नहीं बना तो निशा ने एक घिनौनी साजिश रची। एक शाम राघव ऑफिस से लौटा और निशा को नोटों की एक मोटी गड्डी देते हुए बोला, ये 2 लाख रुपए हैं, संभाल कर रख लो, अगले हफ्ते एक ज़रूरी पेमेंट करनी है। निशा ने वो पैसे अपनी अलमारी में रखे और दोस्तों, यहीं से उसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अगली सुबह राघव के ऑफिस जाते ही निशा अचानक बदल गई। वो बड़ी मीठी आवाज़ में सावित्री के कमरे में आई, अम्मा जी, यूँ दिन भर बैठे बैठे तो आपकी हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना चाहिए। चलिए, मैं कमला के साथ आपको पार्क भिजवाती हूँ, ताज़ी हवा में टहल आइए, मन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, सावित्री हैरान थी। जो बहू उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो आज इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं। मगर भोली माँ इस मीठेपन के पीछे छुपे जहर को भांप नहीं पाई। वो कमला के साथ खुशी खुशी पार्क टहलने चली गई। और दोस्तों, जैसे ही दोनों घर से निकली, निशा ने अपना असली खेल खेला। उसने राघव की दी हुई 2 लाख की गड्डी अलमारी से निकाली। उसमें से 1 लाख रुपए उसने अलग कर लिए अपने लिए और बाकी 1 लाख रुपए चुपके से जाकर सावित्री के संदूक में कपड़ों के नीचे छुपा दिए। सब काम इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। शाम को राघव लौटा। अगली सुबह जब उसे पेमेंट के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने निशा से कहा। निशा ने अलमारी खोली और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अरे ये क्या, पैसे तो मैंने यहीं रखे थे, अब ये कहाँ गए। राघव परेशान हो गया। दोनों ने पूरा घर छान मारा मगर पैसे नहीं मिले। तभी निशा ने तिरछी नज़रों से सावित्री की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, हम दोनों के अलावा इस घर में बस एक ही जन और है, और उस दिन भी तो ये काम वाली के लिए पैसे मांग रही थी। मैं तो कुछ नहीं कहती, पर दोस्तों, ये सुनते ही राघव आग बबूला हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, निशा, जुबान संभाल कर बात करो। मेरी माँ भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी, और वैसे भी मेरा सब कुछ उन्हीं का है। मगर निशा कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, ठीक है, अगर मेरी बात झूठी है तो एक बार अम्मा जी के संदूक की तलाशी ले लो। अगर पैसे वहाँ नहीं निकले तो मैं ज़िंदगी भर आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगी। राघव संकोच में था मगर निशा ने जिद पकड़ ली। वो खुद सावित्री के कमरे में घुस गई। सावित्री घबरा कर बोली, बहू, ये क्या कर रही हो, मेरा सामान क्यों बिखेर रही हो। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सावित्री का संदूक खोला और सारे कपड़े ज़मीन पर पटक दिए। और दोस्तों, उन्हीं कपड़ों के नीचे से निकल आए नोटों की वो गड्डी, पूरे 1 लाख रुपए। ये देखते ही राघव सन्न रह गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, माँ, ये तुमने किया, सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। अगर पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लिया होता। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे राम स्वरूप की कसम, मैंने ये पैसे नहीं छुए। मुझे नहीं पता ये मेरे संदूक में कैसे आए। बेटा, मेरा यकीन कर। मगर दोस्तों, उस घड़ी राघव की आंखों पर बहू के झूठ की पट्टी बंधी थी। और तभी निशा ने एक और तीर चलाया। देखा, पर रुकिए, यहाँ तो सिर्फ 1 लाख हैं, बाकी का 1 लाख कहाँ गया। ज़रूर अम्मा जी ने वो अपनी काम वाली बाई को दे दिया होगा। कमला, जो पास ही खड़ी थी, हाथ जोड़कर रोने लगी। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं। मेरी अम्मा जी ने तो उल्टा अपनी अंगूठी देकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मगर निशा ने उसकी एक ना सुनी और उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया। दोस्तों, सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिस बेटे को उसने सोने के कंगन बेचकर पढ़ाया। उसी बेटे ने उस पर लगे चोरी के इल्ज़ाम को चुपचाप मान लिया।
सावित्री की आत्मा चीख उठी। दिल में तूफान उठ रहा था, मगर बाहर से वो बिल्कुल शांत थी। बस एक ही बात बार बार कहती रही, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर उनकी ये सच्ची आवाज़ उस घर की दीवारों से टकराकर लौट आती थी, किसी के दिल तक नहीं पहुंचती थी। उस रात राघव के मन में कई बार आया कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने डरते डरते निशा से दबी आवाज़ में बात भी करनी चाहिए, मगर निशा ने उसे और भड़का दिया। अमन, मेरा मतलब है राघव, अब बहुत हो गया। अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। या तो वो रहेंगी या मैं और बच्चे। उनके इस माहौल का हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये सोचा है तुमने? मैं कहती हूँ उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। राघव तड़प उठा। उसने कहा, निशा तुम पागल हो गई हो। गांव में सब मुझे बड़े अफसर के नाम से जानते हैं। अगर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को इस हाल में छोड़ दिया तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे, मेरी कितनी बदनामी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, राघव को माँ के दर्द से ज़्यादा अपनी बदनामी की चिंता थी और इसी कमजोरी का फ़ायदा निशा ने उठाया। उसने कहा, तो ठीक है, गांव मत छोड़ो, शहर के ही एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हमें कोई बदनामी भी नहीं। और दोस्तों उस रात बड़े अफसर ने अपनी माँ को बेचने का फैसला सुना दिया। अगली सुबह राघव माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है, आज मैं आपको वहाँ छोड़ाऊँगा, अब आप वहीं रहेंगी। सावित्री की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा मुझे नहीं पता तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आए। मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती। मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊँगी बेटा। मगर दोस्तों बहू के मुंह में अंधा हो चुका बेटा नहीं पिघला। पूरे रास्ते सावित्री बस यही दोहराती रही, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। और राघव ने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम के दरवाजे पर उतार दिया और एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उधर निशा का कलेजा ठंडा हो गया। दोस्तों अब हम चलते हैं उस वृद्धाश्रम में जहाँ सावित्री देवी की जिंदगी के आखिरी दिन कट रहे थे। सावित्री वहाँ गुमसुम रहती, बस एक कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे राघव की एक पुरानी तस्वीर को सीने से लगाए दिन रात उसके आने का इंतजार करती। हर आहट पर वो दरवाजे की ओर देखती, इस उम्मीद में कि शायद उनका बेटा उन्हें लेने आ गया हो, मगर राघव कभी नहीं आया। मगर दोस्तों इस अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण जरूर आए। एक दिन वृद्धाश्रम के गेट पर एक औरत अपने छोटे बेटे का हाथ थामे आई। वो कमला थी, वही काम वाली बाई। उसे पता चल गया था कि सावित्री देवी को वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। कमला अपने स्वाभिमान को सच्चा साबित करने आई थी। उसने सावित्री के पैर छूते हुए कहा, अम्मा जी आपने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये देखिए, आपकी अंगूठी का कर्ज चुकाने मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ती रही और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। दोस्तों सावित्री ने कमला को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी वो अंगूठी कोई कर्ज नहीं था, वो एक माँ का आशीर्वाद था। कमला रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ आती। वो अपने घर से सावित्री के लिए खाना बनाकर लाती और अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाती। दोस्तों सोचिए, जिस बेटे को माँ ने अपना खून पसीना देकर बड़ा किया, उसने माँ को ठुकरा दिया। और जिस गरीब बाई की माँ ने सिर्फ एक बार मदद की थी, वो आखिरी वक्त में माँ की सच्ची सेवा कर रही थी। यही तो जिंदगी का असली हिसाब है। मगर कमला के जाते ही सावित्री फिर उसी गम के समंदर में डूब जाती। उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, मगर बेटे को देखने की चाह उन्हें जीवित रखे हुए थी। और दोस्तों इसी बीच सावित्री ने एक काम किया जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। एक रात अपने कांपते हाथों से उन्होंने अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी, अपने दिल की हर बात, अपनी आखिरी इच्छा और वो सच जो किसी ने सुना नहीं था। दोस्तों आखिर वो दिन भी आ गया जिसका डर था। सावित्री देवी को वृद्धा आश्रम आए पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान उन्होंने राघव से फ़ोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की,
मगर दोनों ही बार फ़ोन निशा ने उठाया और ये कहकर काट दिया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। एक सुबह राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से एक आवाज़ आई, मिस्टर राघव, बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, आपकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये खबर सुनते ही राघव के हाथ से फ़ोन छूट गया, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत निशा को लेकर वृद्धाश्रम की ओर दौड़ पड़ा। जब राघव वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ के निर्जीव शरीर को ज़मीन पर लिटाया जा रहा था। मगर दोस्तों, राघव ने एक ऐसा दृश्य देखा कि उसका कलेजा फट गया। मरने के बाद भी उसकी माँ ने दोनों हाथों से उसी तस्वीर को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था। राघव की बचपन की तस्वीर और माँ की दोनों बाजुएं उसी हालत में अकड़ चुकी थी। उन्हें कितनी ही कोशिश से तस्वीर से अलग किया गया, मगर माँ जैसे मरने के बाद भी अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी एक बुजुर्ग औरत राघव के पास आई। ये वही महिला थी जो वृद्धाश्रम में सावित्री के साथ रहती थी। उसने राघव से पूछा, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? राघव ने रोते हुए सिर हिला दिया। वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी गुमसुम रहती थी, बस तुम्हारी तस्वीर सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी दिन रात तुम्हारा इंतज़ार करती थी। रोज़ कहती थी, मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मुझे लेने आएगा, मगर तुम कभी नहीं आए। राघव की रुलाई फूट पड़ी। फिर वो बूढ़ी औरत बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे को लेकर ज़रूर इनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। वो अपने घर से खाना बना कर लाती और बड़े प्यार से इन्हें खिलाती थी, पर उसके जाते ही तुम्हारी माँ फिर गम में डूब जाती। दोस्तों, कमला और उसके बेटे का जिक्र सुनकर राघव चौंक गया। फिर उस बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से राघव को एक चिट्ठी थमाई और बोली, बेटा, ये पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा लिखी है, पढ़ लेना। राघव ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। और दोस्तों, उस पत्र में जो लिखा था उसे पढ़ते ही राघव को ऐसा झटका लगा कि उसके पैरों तले की ज़मीन हिल गई। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए व्यवहार पर शर्म आ रही थी, तो दूसरी ओर उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोस्तों, उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राघव, हमेशा खुश रहो। बेटा, जीते जी तो तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, मगर मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद जब तू ये खत पढ़ेगा तो तुझे मेरी बात का भरोसा जरूर होगा। बेटा, जिस दिन से मैं तेरे घर आए उसी दिन से तेरी पत्नी निशा ने मुझसे ढंग से बात नहीं की, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरा घर टूटे। बेटा, अब तुझे एक सच बताती हूँ। जिस दिन तेरे पैसे गायब हुए थे उससे ठीक एक दिन पहले तेरे ऑफिस जाने के बाद निशा अचानक मेरे पास बड़ी मीठी आवाज़ में आई। कहने लगी, अम्मा जी, यूँ बैठे बैठे हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, थोड़ा टहल आइए। और उसने मुझे कमला के साथ ज़बरदस्ती पार्क भेज दिया। बेटा, मैं भोली इतना भी ना समझ सकी कि जो बहू मुझसे बात तक नहीं करती थी उसे आज मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी। मैं घर से क्या निकली उसी का फ़ायदा उठाकर उसने तेरे पैसे मेरे संदूक में छुपा दिए, ताकि मुझ पर और उस बेचारी कमला पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सके। बेटा, मैं ये पत्र किसी को गुनहगार साबित करने के लिए नहीं लिख रही, मैं तो बस खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को थोड़ा सुकून मिल सके। और बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, हमारे गांव वाला घर जो तेरे बाबूजी की निशानी है वो उस कमला के नाम कर देना। उसी गरीब बाई ने मेरे आखिरी वक्त में मेरी सच्ची सेवा की। मैंने उसकी एक छोटी सी मदद की थी और उसने उस कर्ज को 100 गुना करके चुका दिया। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि तू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए, तभी मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। तेरी माँ। दोस्तों, ये पत्र पढ़ते ही राघव बिलख बिलख कर रोने लगा। वो अपनी माँ के निर्जीव शरीर से लिपटकर चीख उठा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको वक्त नहीं दिया। आज समझ आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। मगर दोस्तों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी।
बड़े दुखी मन से राघव ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और आंसू बहाते हुए घर लौटा। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि पत्र पढ़ते ही राघव अचानक इतना बदल क्यों गया। उसने राघव के आंसू पोंछते हुए नकली हमदर्दी जताई। राघव, खुद को संभालो, जो चला गया वो वापस नहीं आता। मगर दोस्तों, राघव ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि नफरत की आग थी। उसने कहा, हाँ, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, पर जब वो थी, जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी, तब मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। निशा, तुमने मेरी माँ के खिलाफ साजिश रची, उन पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मेरे मन में अपनी ही माँ के लिए जहर भर दिया। निशा हक्की बक्की रह गई। वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तभी राघव ने वो पत्र उसके सामने लहराया। ये देख, मेरी माँ ने मरने से पहले एक एक सच लिख दिया है। तूने खुद मेरे पैसे माँ के संदूक में छिपाए थे ताकि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सके। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोस्तों, उसी वक्त राघव ने अपनी सास यानी निशा की माँ को फ़ोन लगाया और कहा, जल्दी आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। थोड़ी ही देर में निशा की माँ, उसका भाई और भाभी तमतमाते हुए घर आ धमके। निशा की माँ गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? राघव ने शांत मगर सख्त आवाज़ में कहा, सासू माँ, अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए कि उसने क्या किया है। फिर उसने वो पूरा पत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाया। पत्र सुनते सुनते निशा की माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मगर दोस्तों, राघव यहीं नहीं रुका। उसने एक और राज खोला। उसने कहा, सासू माँ, ये बताइए, पिछले महीने आपने निशा को सोने की चेन दी थी। निशा की माँ चौंक गई। नहीं बेटा, मैंने तो उसे कोई चेन नहीं दी। राघव बोला, मगर निशा ने तो मुझे नई सोने की चेन दिखाते हुए कहा था कि ये उसकी माँ ने दी हैं। ये सुनते ही निशा के पसीने छूट गए। राघव ने उसकी ओर देखकर कहा, सच सच बता निशा, वो चेन तूने उन्हीं 1 लाख रुपए से खरीदी थी ना, जो गायब हुए थे? निशा सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। उसकी चुप्पी ही उसका जुर्म कबूल कर रही थी। दोस्तों, ये सच सुनकर निशा का भाई और भाभी हैरानी से उसे देखने लगे और तभी निशा की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वो रोते हुए बोली, ऐसी बेटी से तो अच्छा था मेरी कोई औलाद ही ना होती। एक तरफ तेरी सास थी जिसने एक गरीब का बच्चा बचाने के लिए अपने प्यार की निशानी अपनी सोने की अंगूठी तक दे दी, और दूसरी तरफ तू है जिसने सिर्फ एक सोने की चेन और अपनी सास से छुटकारे के लिए इतना घिनौना पाप किया। निशा का भाई गुस्से से बोला, निशा, ऐसी हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर कल को मैं और तेरी भाभी हमारी माँ के साथ ऐसा सलूक करें तो तुझे कैसा लगेगा? जिस माँ ने राघव को बड़ा अफसर बनाया, तूने उसी माँ को चोर बनाकर वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। दोस्तों, अब निशा की आंखें खुल चुकी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो राघव के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मगर राघव की आंखों में अब उसके लिए कोई प्यार नहीं बचा था। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो रिश्ता कभी सच्चे प्यार पर टिका था, वो एक झूठ और एक पाप की वजह से चकनाचूर हो गया। अंत में अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए राघव ने गांव वाला वो घर कमला के नाम कर दिया। जब कमला को ये पता चला तो वो राघव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, साहब, मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैंने अम्मा जी की सेवा किसी लालच में नहीं बल्कि एक माँ समझकर की थी। राघव की आंखें भर आई। उसने कहा, कमला, तुमने वो किया जो मैं उनका सगा बेटा होकर भी नहीं कर पाया। ये घर मेरी माँ की आखिरी इच्छा है। इसे ठुकराकर मेरी माँ की आत्मा को दुखी मत करो। कमला ने रोते हुए वो आशीर्वाद स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, राघव ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए निशा को घर में तो रहने दिया, मगर वो उसे कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाया। निशा जिंदगी भर कोशिश करती रही कि राघव के दिल में फिर से अपनी जगह बना ले, मगर एक बार जो विश्वास और प्यार टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। निशा को हर रोज़ अपने उस पाप की सज़ा मिलती रही, एक ऐसे घर में जहाँ पति की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफ़रत और अफसोस था। दोस्तों, ये कहानी हमें
एक बहुत गहरी सीख देती हैं। माँ बाप वो पेड़ होते हैं जो खुद धूप में जलकर हमें छांव देते हैं। जो माँ अपने बच्चे के लिए सोने के कंगन बेच सकती हैं, अपने प्यार की आखिरी निशानी तक न्यौछावर कर सकती हैं, उस माँ को बुढ़ापे में चोर कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देना, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं। याद रखिए, माँ बाप की दुआ और सेवा से बड़ी कोई पूंजी नहीं और उनका दिल दुखाने से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप हमारी कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखें भी नम हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल संगीता की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई बेटा बहू अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करने से पहले 100 बार सोचे। मिलते हैं एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए संगीता की आवाज़ के साथ।